जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति की। वैदिक संस्कृति के उद्भव, ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार, इसकी राजनीतिक स्थिति, इसी के साथ साथ सामाजिक स्थिति वैदिक काल में, और आर्थिक स्थिति के साथ साथ धार्मिक स्थिति के बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों, वैदिक संस्कृति के अगर उद्भव की बात करें तो जो वैदिक शब्द ही है वो वैद से बना है, और वैद का अर्थ होता है ज्ञान। और वैदिक संस्कृति के जो निर्माता थे वो आर्यों को माना जाता है, और आर्य शब्द का मतलब होता है उत्तम या श्रेष्ठ व्यक्ति। आर्यों के बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम जो जर्मन विद्वान मैक्स मूलर थे, उन्होंने ही 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। और आर्यों की जो भाषा है वो संस्कृत मानी जाती हैं। और अगर हम देखें भारत में अगर आर्यों की जानकारी आने की मिलती है तो वो ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि भारत में आर्य ईरान से आए थे। दोस्तों, यहाँ एक बात जानना और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आर्यों के अगर मूल निवास स्थान के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो विद्वानों ने इनके मूल निवास के संबंध में विद्वानों के मध्य मतभेद है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है उसके अनुसार आर्यों का मूल निवास अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यानी यूरेशिया, जिसमें यूरोप और एशिया दोनों का क्षेत्र शामिल है, वहाँ से ऋग्वैदिक आर्य ईरान होते हुए भारत आए। दोस्तों, वैदिक संस्कृति को समझने के लिए हम इसे दो पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में हम ऋग्वैदिक काल को जानेंगे जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य का समय है, और दूसरे पार्ट में हम उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड में 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के समय के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे। तो अगर ऋग्वैदिक संस्कृति की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका जीवन एक कबीले के रूप में था, यानी कबीले के रूप में वो रहते थे। और ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से होती है, और आर्यों का जीवन इसमें बताया गया है कि अस्थायी था, मतलब एक ही जगह पर नहीं रहते थे, वो अपना स्थान बदलते रहते थे। लेकिन हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में आर्य लगभग स्थायी रूप से निवास करने लगे थे, और इनमें युद्धों की प्रधानता थी वैदिक काल में। इम्पॉर्टेंट अगर हम समझे कि ऋग्वैदिक आर्यों की जो भारत में भौगोलिक विस्तार है वो सप्त सैंधव प्रदेश यानी जो 7 नदियां हैं पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में, जिसमें हैं सिंधु, सतलज, व्यास, रावी, चनाब, झेलम, घग्गर, से घिरा हुआ क्षेत्र ही सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था, और इसमें आर्यों का प्रारंभिक रूप से आगमन हुआ। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद ही नहीं है, इसके साथ साथ ऋग्वैदिक कालीन साक्ष्य भी रहे हैं। लेकिन ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख भी किया गया है ऋग्वैदिक कालीन। इस तरीके से हमने जाना कि जो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य सबसे सैंधव प्रदेश में बसे पंजाब और अफगानिस्तान के मध्य के जो भाग में, और ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से होती है। आर्यों का जीवन जो था कबीले के रूप में रहते थे, अस्थायी रूप से रहते थे, और उनके मध्य युद्धों की प्रधानता थी। और ऋग्वैदिक काल में पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती मानी जाती थी। अगर ऋग्वैदिक आर्यों की राजनीतिक स्थिति के बारे में हम बात करें, बारे में हम जाने, सैनिकों की भावना थी ऋग्वैदिक आर्यों में, और सबसे छोटी इकाई ऋग्वैदिक काल में कुल माना जाता था। कुल यानी परिवार, और जिसका प्रधान कुलप होता था, और विष और जन ये बड़ी इकाई होते थे ऋग्वैदिक काल में। और ग्राम जो था कई परिवारों का समूह था, और गांव के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। दोस्तों, जो विष जो था
प्री में पूछा जा सकता है कि विश जो है कई गांवों का समूह था, हमें याद रखना होगा। और जनों के जो प्रधान को राजन कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। सबसे प्राचीन संस्था जो थी वितत। दोस्तों विदत जो है ऋग्वैदिक काल में तो इसका अस्तित्व पाया जाता है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि विदत नाम की जो संस्थाएं हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ती या यह समाप्त हो जाती हैं। राजनीतिक स्थिति में हम देखते हैं कि जो सभा जो है वो वृद्ध और कुलीन व्यक्तियों की एक संस्था के रूप में दिखाई पड़ती है ऋग्वैदिक काल में। एक और इस काल को समझने के लिए एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो बलि प्रथा थी वो स्वैच्छिक थी और राजा को स्वैच्छिक रूप से दिया जाने वाला उपहार था। और बलि प्रथा के बदले राजा जो है अपनी प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। राजा इस काल में नियमित और स्थायी सेना नहीं रखता था। हमने देखा कि स्थायी जीवन भी नहीं होता था, ना स्थायी सेना रखी जाती थी, न स्थायी जीवन था। तो ऋग्वेद में हमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दक्ष राज युद्ध जो रावी नदी के तट पर हुआ था, भरत वंश के राजा सुदास और अन्य 10 अन्य जो है जर्नी 5 आर्य और 5 अनार्य कबीले शामिल थे। अगर आर्य कबीलों को अगर हम देखें तो प्री के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें है पुरु, यदु, तुर्वश, द्रुहु और अनु। अगर अनार्य कबीलों की बात करें तो ये थे अकिन्न, पक्त, भलानश, विषाणी, अंतिम शिवी। इसमें सुदास की विजय हुई। अन्य जो कबीले थे आर्य और अनार्य, इनकी हार हुई। और ऋग्वेद से ही हमें जानकारी मिलती है कि सुदास के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे, जबकि जो 10 अन्य राजाओं या 10 अन्य जो कबीले थे उनके पुरोहित विश्वामित्र थे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस 10 राग युद्ध का वर्णन है। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में अब हम सामाजिक स्थिति पर दृष्टि डालें तो ऋग्वैदिक काल में समाज के संगठन का आधार जो था वो गोत्र माना जाता था और प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके गोत्र से ही होती थी। और समाज जो था ऋग्वैदिक कालीन पितृसत्तात्मक था। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। की जानकारी भी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त से होती है, जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। जिसमें कहा गया है, पुरुष सूक्त में हमें याद रखना होगा, प्री में पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है क्या, पुरुष सूक्त। और इसी में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है, जिसमें ब्राह्मणों को परम पुरुष के मुख से उत्पत्ति माना जाता है। अगर क्षत्रियों की बात की जाए तो उसकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। और इस काल में व्यवसाय के आधार पर ही समाज के बीच विभेद यानी भेदभाव उत्पन्न हो चुका था। तो एक बात और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ऋग्वेद में हमें दास प्रथा का उल्लेख भी मिलता है। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की क्या कुछ दशा थी। तो ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी। कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता है। हम संस्कार में जानेंगे कि उपनयन संस्कार क्या होता है। यह भी भारत में प्रचलित 16 संस्कारों में से प्रमुख संस्कार हैं। हम जानेंगे उस वीडियो में उपनयन के बारे में। तो स्त्रियां भी उपनयन संस्कार की अधिकारी थीं। स्त्रियों में पुनर्विवाह और बहुपति विवाह का प्रचलन था, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन उस समय नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऋग्वैदिक काल में भी स्त्रियों को यज्ञ करने की अनुमति थी। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला आदि विदेशी विदुषी यानी जो ज्ञानी स्त्रियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। स्त्रियों में पर्दा और यानी घूंघट और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था ऋग्वैदिक काल में।
और आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था ऋग्वेद में। मेंस में भी आप एक बात ऋग्वेद का कोट कर सकते हो कि पत्नी ही ग्रह है, यानी पत्नी को ही जायदाद माना गया है। इस तरीके से स्त्रियों के महत्व की व्याख्या ऋग्वेद में की गई है। ऋग्वेद काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था और समाज में 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। अगर अनुलोम विवाह की बात करें तो इसमें उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री का जब विवाह होता था तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं हम। और वहीं दूसरा प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की स्त्री होती है और निम्न वर्ण का पुरुष होता है। अगर ऋग्वैदिक आर्यों की आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन अस्थायी था। हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही ये जाना। और संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। हड़प्पा की जो संस्कृति वो नगरीय सभ्यता मानी जाती है, लेकिन आर्यों के समय की जो सभ्यता है ग्रामीण मानी जाती है। कबीले के रूप में रहते थे, एक टोली के रूप में, और पशुपालन इनका मुख्य पेशा था और इसके साथ साथ कृषि गौण पेशा था। यानी ऋग्वैदिक आर्यों में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था उनका और कृषि उनका उसके साथ अन्य सहायक व्यवसाय था। लेकिन वर्तमान समय में बिल्कुल उलट है, कृषि मुख्य व्यवसाय है भारतीय अर्थव्यवस्था में और पशुपालन उसके साथ शामिल है। ऋग्वेद में गाय को सबसे महत्वपूर्ण माना है और इसका उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 176 बार हुआ है। आर्यों के मध्य अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर ही हुई है। दोस्तों, ऋग्वेद में बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं है। हमें याद रखना होगा प्री के लिए भी कि जब कभी अगर ऑप्शन में हमें दिया जाए ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति में बाघ और हाथी का अस्तित्व पाया जाता है तो हम सतर्क हो जाएं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में बाघ और हाथी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वहीं आर्थिक स्थिति में अगर हम कृषि की अगर बात करें तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन है, जिसमें अनाज को यव और जौ का उल्लेख है। ऋग्वैदिक आर्यों को 5 ऋतुओं का ज्ञान था, ऐसा भी बताया गया है। वहीं ऋग्वेद में बढ़ाई, रत्कार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख भी मिलता है। और महत्वपूर्ण बात कि ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। अगर धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो आर्य जो थे बहुदेववादी थे, यानी अनेक देवताओं की पूजा करते थे। उसके बाद भी उनका एकेश्वरवाद में विश्वास था और इस तरीके से उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके उनकी पूजा की है। और यज्ञों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था ऋग्वैदिक संस्कृति में और मुख्य रूप से ये प्रकृति के पूजक थे। प्रकृति के प्रतिनिधि देवताओं के रूप में ऋग्वेद में अनेक देवताओं की श्रेणी का उल्लेख भी किया गया है, जिसमें आकाश के देवता सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सावित्र, आदित्य, उषा, अश्विन आदि का उल्लेख मिलता है। वहीं अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मारुत, वायु, इसके अलावा पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र को सबसे ज्यादा अधिक प्रतापी, शक्तिशाली राजा, लोकप्रिय देवता के रूप में स्थापित किया है। और इंद्र जो है आर्यों के युद्ध के नेता, वर्षा, आंधी, तूफान के देवता के रूप में भी माने गए हैं। ऋग्वेद में 9वें मंडल में सोम की स्तुति की गई है। सोम एक तरीके का पेय पदार्थ है। सोम जो है देवताओं का पेय पदार्थ का देवता माना गया है और ऋग्वैदिक कालीन जो देवों में सबसे प्राचीन माना गया है। महत्वपूर्ण बात हम यहाँ जानने योग्य है कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। देवताओं की उपासना, रीति, स्तुति पाठ
यज्ञवली आदि के लिए अर्पित किया गया है ये मंत्र। ऋग्वेदीन कालीन जो लोग थे वो उनका उपासना का जो दृष्टिकोण था वो भौतिकवादी था और पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं थी। यज्ञ की तुलना में प्रार्थना ही अधिक प्रचलित थी ऋग्वैदिक कालीन समाज और संस्कृति में। दोस्तों, इस तरीके से हमने जाना ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में। अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।